हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम एमए में डिस्कस कर रहे थे कि वैलिडिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और आज हम उसके आगे चलेंगे। हम पढ़ रहे हैं MPC 005 उसका ब्लॉक 1, और उसमें हम वैलिडिटी तक पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी तक। उसके आगे का जो टॉपिक है वो है इंटरनल वैलिडिटी। सो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? एक बहुत ही मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ वैलिडिटी है, बिकॉज इट कंसर्न्स विद द लॉजिक ऑफ रिलेशन। मतलब इंटरनल वैलिडिटी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन देखती है। किन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन देखती है? एक होता है कॉज और दूसरा उसका इफेक्ट। तो बेसिकली हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यही तो होते हैं कि कॉज का इफेक्ट क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, उसी चीज़ को देखना इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कॉज का इफेक्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट का वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के आपस के रिलेशन को रिलायबली देख पाना, कंसिस्टेंटली देख पाना, उसको ही इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। और ये जो वैलिडिटी है ये कॉजल रिलेशनशिप बताती है कैसा है। कॉजल रिलेशनशिप का मतलब यही हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे पड़ता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी अभी जब आगे पढ़ेंगे थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि इंटरनल वैलिडिटी में बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहला थ्रेट होता है कन्फाउंडिंग। इनको कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं जो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये वो वेरिएबल होते हैं जिसकी वजह से एरर होती है, और जो दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उन दोनों के रिलेशन के बीच में, वो चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमारे रिजल्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके इसका समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, दोनों में से क्या, ये इसका एग्जाम्पल है। आप इसको नोट कर सकते हो याद करने के लिए इसके एग्जाम्पल को। जैसे सपोज एक एक्सपेरिमेंटर है, उसने एक ग्रुप को ये बोला हुआ है, उसके पास दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक ग्रुप को उसने बोला है कि आपको डेली इतनी एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट सुबह, और दूसरे ग्रुप को बोला है कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। वो डॉक्टर या वो एक्सपेरिमेंटर सिर्फ इतना देखना चाहता है कि अगर वो डेली 15 मिनट वॉक करते हैं या ये एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या कोई फ़र्क आएगा उनके अंदर, मतलब उनकी डेवलपमेंट में या उनकी फिजिक में या उनके वेट में या उनकी बॉडी में कोई चेंज, कोई भी फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे, ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे या नहीं, जो भी है। तो एक ग्रुप बना दिया है जिसको बोला आप एक्सरसाइज करोगे डेली 15 मिनट, और एक ग्रुप दूसरा था जिसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, जिसको बोला है कि आप कुछ नहीं करोगे, ताकि हम दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर सकें। रैंडमली लोग सेलेक्ट किए जो सिमिलर लोग थे, सिमिलर टाइप के लोग थे, मतलब सेम एज ग्रुप वगैरह ले ली ताकि इसमें एज का कोई फ़र्क ना आए, दोनों सेम एज ग्रुप के लोग ले लिए, और उनको बोला कि भाई 10 लोग इधर हैं ग्रुप ए में जो एक्सरसाइज करेंगे, 10 लोग इधर हैं ग्रुप बी में जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और हम 2-3 महीने बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर क्या हुआ कि 15 ऐसे ही करते करते 15-20 दिन, महीने भर के बाद दोबारा से उन दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया, और ये ऑब्जर्व करा गया कि दोनों ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप ज़्यादा एक्टिव है या किसका वेट कंट्रोल में है। तो ऑब्वियसली जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये देखा गया कि जो ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा था उसी का जो वेट है वो कंट्रोल में था और वो ज़्यादा एक्टिव भी थे। ये ऑब्वियसली बात है, हम यही सोचेंगे, है ना। पर हमें कहीं ना कहीं से बाद में ये पता चला कि एक्सरसाइज के अलावा वो ऐसा ग्रुप था जो खाता भी बहुत हेल्दी था, उनका खाना भी बहुत हेल्दी था, वो लोग खाते ही बहुत हेल्दी थे, वो जंक फूड अवॉइड करते थे और खाना बहुत ही रेगुलर हेल्दी खाना खाते थे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो गई कि वो ग्रुप हेल्दी खाना खाने की वजह से एक्टिव ज़्यादा है या वो एक्सरसाइज की वजह से एक्टिव ज़्यादा है। हमारा फोकस तो, हमारी जो स्टडी थी वो तो एक्सरसाइज के ऊपर थी, और हमें लगा कि हमारा रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सरसाइज करी उस ग्रुप ने, इसलिए वो एक्टिव है। पर बाद में जब उनके बारे में पता, उनकी हिस्ट्री देखी, उनका पूरा डेली रूटीन देखा, तो ये पता चला कि उनकी तो डाइट भी बहुत बेटर है दूसरे ग्रुप से। जो दूसरा ग्रुप है जो एक्सरसाइज नहीं करता, उनकी डाइट भी बेकार है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे लिए जो हेल्दी डाइट है ना, ये एक कंफाउंडिंग वेरिएबल बन गया। ये कंफाउंडिंग वेरिएबल कैसे बन गया? क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस सिर्फ इतना था कि हमें ये देखना था कि क्या एक्सरसाइज की वजह से
एक्सरसाइज की वजह से फिजिक में या बॉडी में कोई चेंज आता है या एक्टिविटी में कोई चेंज आता है? हमारा पर्पस ये था, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? एक्सरसाइज थी, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था फिजिक या एक्टिविटी या बॉडीली चेंजेस। पर हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन में हम कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि बीच में एक और वेरिएबल आ गया, हेल्दी डाइट, जिसका हमने ध्यान नहीं दिया पहले, और पता चला कि वो जो हमें लग रहा है कि एक्सरसाइज की वजह से फ़र्क आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बीच में हेल्दी डाइट का भी रोल है, जो हमें उस टाइम पे कंट्रोल कर लेना चाहिए था, हटा देना चाहिए था। बट कुछ चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे अब ये लोग अगर हेल्दी डाइट खा रहे हैं तो हमें ये नहीं बोल सकते थे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप हेल्दी डाइट नहीं लोगे। तो वही होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल, जिसकी वजह से रिजल्ट में एरर आती है। इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सपेरिमेंट से, इससे हमारा रिजल्ट कंफ्यूज हो सकता है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी वैलिडिटी को जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। And the problem of confounding is particularly acute in research in which experimenter cannot control the independent variable. अब यहाँ पे वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि डेली 15 मिनट करनी है, पर वो जो हेल्दी डाइट खा रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है, कितना खाना है कितना नहीं खाना। तो ये हमारे रिजल्ट में जो बीच में कन्फ्यूजन हो रही है कि किसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल बन गया है। तो इसीलिए जब पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसी कोई चीज़ उनमें ना प्रेजेंट हो जो हमारी स्टडी में कंफाउंडिंग वेरिएबल बन के उसको ख़राब कर दे। तो इस तरह की चीज़ों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जिस चीज़ का इफेक्ट हमें देखना होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिस चीज़ के ऊपर इफेक्ट देखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इसी रिलेशन को हम वैलिडिटी बोलते हैं, इंटरनल वैलिडिटी। कॉज और इफेक्ट, एक्सरसाइज की वजह से क्या चेंजेस आए, कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसी चीज़ है, छुपी हुई चीज़ है जो उसको डिस्टर्ब कर देती है उस रिजल्ट को, तो वो कंफाउंडिंग हो जाता है, जिसको कंफाउंडिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा थ्रेट है सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस क्या होता है? जब हम सिलेक्शन करते टाइम कोई बायसनेस दिखा देते हैं। जब हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रुप को सेलेक्ट करते टाइम कोई एक बायसनेस दिखा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट ख़राब हो सकता है। अब जैसे यहाँ एक और एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है जिसको आप नोट कर सकते हो। इस एग्जांपल का नाम है साइंस और टीचिंग मेथड। अब इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो कि एक नया टीचिंग मेथड लाने से बच्चों के स्कोर में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने साइंस के बच्चे बुलाए, कॉमर्स के बच्चे बुलाए, एक को एक टीचिंग मेथड से पढ़ाया, दूसरे को दूसरे टीचिंग मेथड से पढ़ाया, और आप ये देखना चाह रहे हो कि दोनों में से बेटर टीचिंग मेथड कौन सा है। फाइन, लेकिन आपको बाद में आपने जब रिजल्ट देखा तो देखा कि जो साइंस के बच्चे हैं ना, उनका जो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है उनके स्कोर्स में, वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आपको ये लगा कि जिस मेथड से ये पढ़ रहे हैं वो जो ज़्यादा अच्छा मेथड है पढ़ने का। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे आपके माइंड में आई, या ये चीज़ हो सकती है कि साइंस के स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा स्टूडियस माइंडसेट के पहले से ही होते हैं। उनका तो एक शेड्यूल ही ऐसा होता है कि उनको रेगुलरली स्टडीज़ करनी पड़ती है, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें रेगुलर पढ़ना है। तो उनका जब हैबिट ही इतनी ज़्यादा पढ़ने की और माइंडसेट ही ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली उनके स्कोर्स बेटर आएंगे। तो कहीं पे यहाँ पे हमने सिलेक्शन बायस तो नहीं कर दिया कि हमने ऐसा लेके कि एक कॉमर्स ले लिया एक साइंस ले लिया, हमने गलती तो नहीं किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हमें रैंडमली मिक्स करके ग्रुप लेने चाहिए थे और फिर देखना चाहिए था दोनों ग्रुप्स की परफॉर्मेंस। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सिलेक्शन बायस कर दिया कि एक ग्रुप ऐसा ले लिया जो ऑलरेडी ही उस हैबिट में है और वो उस वजह से अच्छा स्कोर कर रहा है, ना कि हमारे टीचिंग मेथड की वजह से। तो सिलेक्शन में बायस हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई? सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो गई ग्रुप्स के बीच में। तो वो चीज़ होने से क्या होता है, कई बार हमारे रिजल्ट्स ख़राब आ सकते हैं। ऐसे जेंडर भी हो सकता है एक प्रॉब्लम, कि हमने एक ही जेंडर के लोगों के ऊपर स्टडी करी, दूसरे जेंडर को इंक्लूड नहीं करा। पर्सनालिटी हो सकती है, मेंटल कैपेबिलिटी हो सकती है, फिजिकल एबिलिटी, मोटिवेशन लेवल भी हो सकता है। इसको सिलेक्शन बायस कहते हैं। थर्ड जो थ्रेट है हमारे इंटरनल वैलिडिटी का, वो हिस्ट्री है। लोगों की हिस्ट्री, जिन लोगों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनकी हिस्ट्री कैसी थी। अब इसका एक एग्जांपल है जैसे अर्थक्वेक या मोटिवेशन। क्या है इसका मतलब? इस एग्जांपल का नाम है अर्थक्वेक और मोटिवेशन।
जैसे सपोज आप एक किसी एरिया में जाते हो और वहाँ पे आप देखना चाहते हो कि जो लोगों का मोटिवेशन लेवल है वो कितना है। तो आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप है एक एरिया में जो रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनका मोटिवेशन लेवल चेक करने के लिए कुछ आपने टेक्निक्स उनको सिखाई, मोटिवेशन, डेली मोटिवेशन के लेक्चर दिए, कुछ करा, जिससे आपको लगा कि अब इनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। पर कहीं ना कहीं आपको ये पता चला कि तो उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि पीछे कुछ दिन पहले बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था जहाँ पे ये सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। अब धीरे धीरे ये रिकवर कर रहे हैं, तो पहले से ऑटोमेटिकली इनका मोटिवेशन लेवल ज़्यादा है, अब ये और मोटिवेटेड हैं और जल्दी रिकवर करने के लिए और बहुत जल्दी से कुछ नया करने के लिए, बिकॉज इनकी हिस्ट्री थी ऐसी और वो आपने ध्यान नहीं दिया और आपने वही ग्रुप उठा लिया जो पहले से ही बहुत डीमोटिवेटेड था और उनको तो मोटिवेशन लेवल बढ़ना ही था, और आपने उन्हीं के ऊपर ये स्टडी करी जिसमें आप देख रहे हो कि कैसे मोटिवेट बढ़ाया जा सकती है मोटिवेशन। आपने हिस्ट्री चेक नहीं करी उनकी, तो वो हिस्ट्री क्या बन गई, एक थ्रेट बन गई आपकी इंटरनल वैलिडिटी के लिए। तो ऐसे हिस्ट्री को हमेशा देख लेना चाहिए कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर या कोई पॉलिटिकल चेंज आया हो या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं थी जिसकी वजह से वो पुरानी हिस्ट्री उनके करंट लेवल में या उनके अंदर जो चेंज आ रहा है उससे उसको इफेक्ट कर रही है और आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से वो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हिस्ट्री, जो एक थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी को, अगर आप इसको चेक ना करो। नेक्स्ट आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन का एग्जाम्पल है रीडिंग स्किल्स और एज। रीडिंग स्किल्स और एज, अब जैसे सपोज आपने किसी ग्रुप का रीडिंग स्किल्स चेक करना है कि डेली उनके रीडिंग स्किल कैसे कैसे इंप्रूव होते हैं। आप कई सालों से किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों के बच्चों के रीडिंग स्किल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं ध्यान दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि रीडिंग स्किल्स तो उनके इम्प्रूव हो रहे हैं, हर साल बच्चों के रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि शायद आप जो उनको प्रैक्टिस डेली कराते हो उसकी वजह से हो रहा है, या कोई आप ऐसी टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से उनकी रीडिंग स्किल्स हर साल इंप्रूव हो रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भूल रहे हो कि उनकी एज भी तो बढ़ रही है। तो मैचुरेशन के साथ तो ऑटोमेटिकली रीडिंग स्किल्स इंप्रूव ही होने हैं, चाहे वो कितने ही ख़राब क्यों ना हो, धीरे धीरे मैच्योर होगा तो रीडिंग तो बेटर ही होगी ना। तो यहाँ पे आप अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे बोल सकते हो कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है टीचिंग का या रीडिंग एबिलिटी का, उसकी वजह से रीडिंग स्किल इंप्रूव हो रहे हैं। पर यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि एक मैचुरेशन भी एक चीज़ होती है। जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल का स्टडीज़ का मतलब होता है जब बचपन से लेके बड़े होने तक कोई स्टडी की एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बच्चों पे स्टडी करी जाती है, जैसे उनकी इंटेलिजेंस की स्टडी करी जाती है या उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ या इस तरह की स्टडी। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे माइट ग्रो अप, और उसकी वजह से उनकी एबिलिटी, उनका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, उनका बेटर हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट या हमारी टेक्निक से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जबकि वो चेंजेस मैचुरेशन की वजह से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, रीडिंग स्किल की वजह से चेंज हुए, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हुए इसलिए चेंज हो रहा है, या एज बढ़ रही है, मैच्योर हो रहे हैं इसलिए वो बढ़ रहा है। इसलिए इसको हम ये नहीं मान सकते। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब आपके जो सब्जेक्ट है या जिनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, जब वो बड़े हो रहे हैं तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। आपने डिफ़िकल्टी लेवल बचपन वाला ही रखा हुआ है लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो आपका इंटरनल वैलिडिटी ख़राब कर सकता है। फिर आता है रिपीटेड टेस्टिंग। इनमें रिपीटेड टेस्टिंग कैसे थ्रेट है, जब आप कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाती है और रिजल्ट अच्छा ही आता है। जैसे सपोज आप किसी ग्रुप के ऊपर मेमोरी टेस्ट करना चाहते हो, ये एग्जांपल है मेमोरी और प्रैक्टिस। मेमोरी और प्रैक्टिस, आपने कोई याद करने की टेक्निक बनाई है चीज़ों को और आप देखना चाहते हो कि इस टेक्निक से लोगों की मेमोरी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। आपने एक ग्रुप को मेमोरी टेस्टिंग के लिए कुछ याद करने के लिए बोला, फिर आपने उन्हें वो टेक्निक बताई कि अब ये टेक्निक से याद करो फिर आपको जल्दी याद होगा। आपने दूसरी बार देखा कि उनको जल्दी ज़्यादा बेटर याद हो गया, तो आपको लगा कि आपकी टेक्निक से याद हुआ, पर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि प्रैक्टिस भी तो होती है एक चीज़। जब आप रिपीट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सेकंड टाइम वो अच्छा ही करेंगे। आपने पहली बार कुछ याद करने के लिए दिया, उनको उतना अच्छा याद नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, चाहे आप कोई टेक्निक ना भी बताते तो भी वो दूसरी बार बेटर ही करते। तो इसका मतलब उनको प्रैक्टिस हो गई थी, इसमें कोई टेक्निक नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, जब हम रिपीटेड टेस्टिंग करते हैं ना सेम ग्रुप के ऊपर, तो वो चीज़ें याद कर लेते हैं या उनको याद हो जाती है कुछ चीज़ें, इसकी वजह से हाँ वो चीज़ें हमें लगता है कि हाँ उनकी इम्प्रूव हो रही है, बट वो एक्चुअली प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो इससे हमारे रिजल्ट खराब हो सकते हैं। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट चेंज। इंस्ट्रूमेंट चेंज में ये होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया और आपने दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया, या टूल खराब हो गया, जिस टूल को आप यूज़ कर रहे थे आपने दूसरा, जैसे किसी की वेट
ट्रेनिंग चल रही है, आप कुछ लोगों का वेट चेक कर रहे हो और वेट चेक करते करते बीच में वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया जिससे आप वेट ले रहे थे, आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया और बाद में जो वेट है ना वो डिफरेंट आ रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि चेंजेस हो गए हैं वेट में बिकॉज ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट बदल गया, इस वजह से फ़र्क आ रहा है रिजल्ट। तो इंस्ट्रूमेंट चेंज होने की वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी ख़राब हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जब कोई बहुत ही एक्सट्रीम एंड पे होता है ना, वो धीरे धीरे एवरेज की तरफ आता है। मान लो कोई बहुत ही नालायक बच्चा है तो धीरे धीरे बड़ा होते होते वो इम्प्रूव होते होते धीरे धीरे एवरेज की तरफ आ जाता है। ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं तो वो ओवर द टाइम वो एवरेज बीच में मीन की तरफ अपने आप आते हैं। अब जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट है जिसको, सब्जेक्ट मतलब जो ग्रुप है, उनके मिनिमम मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं, उनको आपने अपनी स्टडी के लिए चुन लिया कि भाई ये बच्चे हैं जो बहुत ही ख़राब है जिनकी मैथ में परफॉर्मेंस, अब मैं इनको किसी टेक्निक से पढ़ाऊँगा और मैं देखूँगा उसका क्या इफेक्ट होता है इनके ऊपर। और वो बहुत ही पुअर परफॉर्मर थे और धीरे धीरे आपने देखा कि उनके अगली बार जो स्कोर है वो पहले से बेटर आया है, पर इस आपको लगा कि आपने जो टेक्निक से पढ़ाया है उससे बेटर स्कोर आया है, आपका एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से उन्होंने इम्प्रूव किया, जबकि ऐसा नहीं है। वो इतने एक्सट्रीम स्कोर ला रहे थे, इतने ख़राब स्कोर लेके आ रहे थे कि उनको ऑटोमेटिकली अगली बार उससे बेटर ही लाना था। अब कोई अगर बिल्कुल ही 0, 1, 2 स्कोर ला रहा है तो वो अगली बार जब करेगा तो उससे बेटर ही लाएगा ना, उसको बोलते हैं रिग्रेशन टुवर्ड द मीन, कि वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होके मीन की तरफ, एवरेज की तरफ आएंगे ही आएंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्कोर वालों को या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रीडिंग वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली मीन की तरफ आती ही हैं। चाहे आप उन पर कोई एक्सपेरिमेंट करो, चाहे कोई टेक्निक लगाओ, चाहे ना लगाओ, एक टेंडेंसी होती है कि मीन की तरफ रिग्रेस करना है, सेंटर की तरफ, एवरेज की तरफ। तो ये एक थ्रेट है हमारी इंटरनल वैलिडिटी की। फिर आता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है सर्वाइवल। आपकी स्टडी के लिए आपने ऐसे लोग चुने जो सर्वाइव ही वही कर रहे हैं जिनको वो सूट कर रही है चीज़। सपोज़ आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग निकाली है जिसको करने से लोगों का वेट बहुत जल्दी कम होता है, आपने 100 लोगों को चुना और उसके ऊपर ये स्टडी स्टार्ट कर दी और उनको डेली ट्रेनिंग दे रहे हो, उसमें से धीरे 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 कुछ टाइम बाद 50 लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। अब वो 50 लोग बचे हुए हैं जिनका वेट कम हो रहा है और आप अपनी स्टडी का रिजल्ट निकाल के दे रहे हो कि देखो मेरी ट्रेनिंग की वजह से लोगों का वेट कम हो गया, पर आपने ये नहीं देखा कि 50 लोग जो छोड़ के चले गए उनको तो कुछ नहीं हुआ। ये एक्चुअली वो 50 बचे थे जो खुद ही मोटिवेटेड थे, या वो खुद भी पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते थे सर्वाइव करने के लिए, वो उनके ऊपर एक्चुअली में असर हो रहा था इसलिए वो रुके रहे और इसलिए उनका वेट कम हो गया। और आप ये जनरलाइज कर रहे हो कि सबके ऊपर ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, सर्वाइवल, जो सर्वाइव करते हैं उन्हीं के ऊपर वो चीज़ नज़र आती है और जो रह जाते हैं वो चले जाते हैं। तो सिर्फ उन्हीं लोगों पे आप स्टडी करके बता रहे हो कि इसका इफेक्ट हो रहा है जो सर्वाइव कर गए, और जो चले गए उनका क्या। तो वहाँ पे मोर्टेलिटी का ध्यान नहीं रखा आपने कि जो लोग ड्रॉप आउट हो गए स्टडी कंप्लीट होने से पहले, आपने उनको ध्यान ना देके सिर्फ उनको ध्यान दिया जो आपके पास रह गए। इसकी वजह से आपकी जो स्टडी है उसमें वैलिडिटी नहीं है, मोर्टेलिटी की वजह से। फिर नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है लीक होना, चीज़ें, लीकेज, लीक हो जाना। अब ये कैसे होता है, जैसे दो ग्रुप आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप चुने, आपको समझ आ गया होगा इन दोनों का मतलब। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल ग्रुप होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते और दोनों को कंपेयर करते हैं। अब आपने एक ग्रुप को कॉफ़ी दी एक पीने के लिए और देखने के लिए कि उस कॉफ़ी को पीने से लोग कितने अलर्ट रहते हैं, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कॉफ़ी दी पीने के लिए, उसके बाद देखा कि वो कितनी देर तक अलर्ट रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कंट्रोल ग्रुप की बारी आई, उनको आपने उनकी अलर्टनेस को स्टडी करना था, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कोई एक भी पर्सन जाके चुपचाप कंट्रोल ग्रुप में बोल के आ गया कि वो तुम्हारी अलर्टनेस चेक कर रहे हैं कि कॉफ़ी पीने से अलर्ट होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। वे बात लीक हो गई, डिफ्यूजन हो गई, मतलब किसी ने जो नहीं बतानी चाहिए थी बात वो जाके कंट्रोल ग्रुप में बता दी। अब उस ग्रुप के लोग ना अपने आप को ज़्यादा अलर्ट रखने की कोशिश करेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरह का रिजल्ट कुछ दिखाएं, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल बिहेव ना करके थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बिहेव करेंगे। ये इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू कंट्रोल ग्रुप,
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने जाके कंट्रोल ग्रुप को बता दिया कि वो इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर भी नोट करेंगे, तो वो चीज़ कंट्रोल ग्रुप के लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट नज़र आता है और आपकी रिजल्ट खराब हो सकता है डिफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट है कंपनसेटरी राइवलरी एंड रिजेंटफुल डीमोरलाइजेशन। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें क्या है, जैसे सपोज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसको मैं ईसी लिख देती हूँ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और कंट्रोल ग्रुप है सीसी। आप कोई ऐसी टेक्निक इनको सिखा रहे हो, ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, जिससे उनकी जो है सपोज मान लो उनकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होती है, यही लेके चल लेते हैं एग्जांपल, उनकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप को ये पता चला कि इनको तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है और हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हमारी खाली रीडिंग एबिलिटी ऐसे ही चेक हो रही है। अब इनको जब ये पता चला कि हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये क्या करेंगे, ये गुस्से में जानबूझ के खराब परफॉर्म करेंगे कि हमें तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे, इसलिए हमें जितना आता है हम उतना भी नहीं करेंगे, हम उतना भी नहीं दिखाएंगे अपना स्किल। तो अब राइवलरी की वजह से या डीमोरलाइजेशन की वजह से कि उनको तो ट्रेनिंग दी और हमें नहीं दी, ये चीज़ होने की वजह से कई बार कंट्रोल ग्रुप जानबूझ के अपनी परफॉर्मेंस खराब दिखाता है और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना उसको सुपीरियॉरिटी मान के इनके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो ज़्यादा सुपीरियर है, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे इनको तो ये पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, पर वो ये मान लेते हैं कि उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। तो कंट्रोल ग्रुप पार्टिसिपेंट्स में वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू सी दैट एक्सपेक्टेड सुपीरियॉरिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड। अब कई बार उल्टा भी हो जाता है, कई बार क्या है कि दूसरे ग्रुप वाला है ना जिसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और बेटर परफॉर्म करने के लिए करने लग जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमें ट्रेनिंग नहीं भी दोगे तो भी हम बहुत अच्छा कर लेंगे। अब मान लो ऐसा होता है कि आपने कोई ट्रेनिंग दी इनको और इनकी रीडिंग एबिलिटी चेक करी, और इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी और इनकी भी रीडिंग एबिलिटी चेक करी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा बेटर कर लिया, ये ज़्यादा अच्छे से कर पाए, तो आपका रिजल्ट तो सारा एक्सपेरिमेंट तो ख़राब हो गया सारा, मतलब आपका ट्रेनिंग जो थी उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ देने का। लेकिन इसका मतलब ये सही नहीं है, फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ख़राब है, फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों ने इतनी एक्स्ट्रा हार्ड मेहनत कर ली इस ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए कि हमें ट्रेनिंग नहीं दोगे तो भी हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो कंट्रोल ग्रुप ने अपनी राइवलरी की वजह से ज़्यादा अपना शो करने के चक्कर में आपका रिजल्ट जो है वो खराब कर दिया। इस थ्रेट को बोलते हैं कंपनसेटरी राइवलरी और रिजेंटफुल डीमोरलाइजेशन। तो अब इसमें ये वाइसा वर्सा में ये वही बोल रहे हैं, या तो ये बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये डीमोरलाइज हो जाते हैं, या ये इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी अपने से बेकार दिखा देते हैं, तो उससे स्टडी के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। एंड लास्ट में एक्सपेरिमेंटर बायस है। एक्सपेरिमेंटर बायस का मतलब होता है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना उसके अंदर ही इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मेरी स्टडी से या मेरे एक्सपेरिमेंट से कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा, कि वो उसी चीज़ को देखता है जो उसको एक्सपेक्टेड होती है। उसको लग रहा है कि मैं ये जो दवाई दे रहा हूँ उससे रिज़ल्ट, उससे कोई ना कोई अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, तो वो उसको वही चीज़ नज़र आती है, पॉजिटिव चीज़ ही नज़र आती है। तो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटर खुद ही इतना बायस है कि वो वही चीज़ देख रहा है जो वो देखना चाहता है। अब जैसे सपोज इसका एग्जांपल आपको ये ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटर है जो ये देखना चाह रहा है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग लोगों को दूं जिससे उनके मैथ्स के स्कोर इम्प्रूव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटर जब रिजल्ट देखता है तो ये उनको, उन बच्चों को कहीं ना कहीं हिंट दे देता है जब वो मैथ्स के सम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको कहीं हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, मतलब उसको खुद नहीं पता, पर अपने बॉडी लैंग्वेज से, या जैसे कई बार होता है ना इशारों से, जब बच्चा कोई गलत आंसर पर टिक करने लगता है तो टीचर इस तरह से जेस्चर बनाती है कि बच्चे को पता चल जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंटर बायस में क्या होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ग्रुप अच्छा करेगा क्योंकि हमने ट्रेनिंग दी, तो वो इस तरह के जेस्चर्स या इस तरह का क्यू उनको दे देता है, क्यू बोलते हैं उसको, क्यू यानी कि हिंट होता है। इस तरह के हिंट उस ग्रुप को दे देता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं उस ग्रुप के, तो वहाँ पे फिर वो कहते हैं कि देखो मेरी ट्रेनिंग से इनके रिजल्ट अच्छे हो गए, तो वो होता है एक्सपेरिमेंटर बायस। इस केस में क्या करना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंटर है ना उसको भी नहीं पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप को ट्रेनिंग दी और कौन से ग्रुप को नहीं दी, उसको ब्लाइंडिंग बोलते हैं। आप एक थर्ड पर्सन रखो
जो ट्रेनिंग देगा, और एक्सपेरिमेंटर को ये ना बताओ कि दोनों में से कौन से ग्रुप को ट्रेनिंग दिया, उसको खाली ये बोलो एक्सपेरिमेंटर को कि आप जाके दोनों का टेस्ट ले लो बस। अगर एक्सपेरिमेंटर को पता ही नहीं होगा कि कौन से ग्रुप को ट्रेनिंग मिली है तो वो ऑटोमेटिकली हिंट नहीं दे पाएगा। तो एक्सपेरिमेंटर बायस जो होता है ये भी एक थ्रेट होता है जिसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी खराब हो सकती है। तो ये इंटरनल वैलिडिटी था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है और इसके क्या थ्रेट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।